प्यारे बच्चों को नमस्कार। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ मस्त जबरदस्त होंगे। आज का ये शॉर्ट वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है क्योंकि आज एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक 5 ईयर प्लान, पंचवर्षीय योजनाओं को इस वीडियो में खत्म करेंगे। 15 से 20 मिनट का टॉपिक है, लेकिन 1 से 2 प्रश्न हर एग्जाम में यहां से देखने को मिलते हैं। तो सभी बच्चे वीडियो को अंत तक एक बार जरूर देखें। कोशिश करूंगा सभी इंपोर्टेंट फैक्ट आपको यहां मैं कवर करा के चलूं। तो सरकार बेटा देश के विकास के लिए देश के रिसोर्सेज का उपयोग करके 5 साल की योजनाएं बनाती हैं, जिसे हम पंचवर्षीय योजना कहते हैं। देश का ज्यादा बेहतर तेजी से विकास हो सके, योजना बनाना शुरू किया था यूएसएसआर ने, रूस ने। वहां के एक नेता थे जोसेफ स्टालिन, उनके द्वारा पंचवर्षीय योजनाओं को शुरू किया गया। वहां अच्छी चीजें हुई, जिसके बाद और देशों ने भी वहां से कॉपी करना स्टार्ट कर दिया। तो पंचवर्षीय योजनाएं या फिर योजना, आर्थिक नियोजन प्यारे बच्चों देश के रिसोर्सेज को बेहतर ढंग से उपयोग करके देश का विकास करना होता है। आर्थिक नियोजन 1928 में यूएसएसआर के जोसेफ स्टालिन नाम के लीडर ने स्टार्ट किया था। भारत के अंदर अगर मैं बात करूं तो इसे यूएसएसआर से ही स्वीकारा गया है, रूस से। आर्थिक नियोजन समाजवादी अर्थव्यवस्था की एक विशेषता है, जहां समाजवादी अर्थव्यवस्था में कौन कंट्रोल करता है सारी चीजें? जहां सरकार सारी चीजों को मतलब कंट्रोल करती है, या फिर सरकार की कोई अथॉरिटी, सरकार का कोई संगठन देश के विकास के लिए योजनाएं बनाता है। आर्थिक नियोजन को समवर्ती सूची में रखा गया है, जहां केंद्र और राज्य दोनों आपस में मिलकर देश के विकास के लिए योजनाएं बनाते हैं। प्यारे बच्चों, भारत में पहली बार योजना की बात या नियोजन की बात या योजना बनाने की बात कही थी एम विश्वेश्वरैया ने। इनकी एक किताब थी 1934 में आई थी, जिसका नाम था द प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया। इस किताब में पहली बार इन्होंने भारत के लिए योजनाएं बननी चाहिए ऐसी बात कही। इन्हें भारतीय नियोजन के जनक कहा जाता है कि प्लानिंग की बात करने वाले पहली बार व्यक्ति कौन थे? एम विश्वेश्वरैया। अगर मैं बात करूं, देश में आजादी के बाद एक ऐसे संस्थान की जरूरत थी जो योजना बना सके। इसी के लिए देश में प्लानिंग कमीशन यानी कि योजना आयोग की स्थापना हुई। योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 में हुई। ये दिल्ली में था इसका हेडक्वार्टर। इसका काम था देश के रिसोर्सेज को बेहतर ढंग से उपयोग करना और देश के विकास के लिए योजनाएं बनाना। ये केसी नियोगी सलाहकार बोर्ड की रिकमेंडेशन पर इसे स्थापित किया गया। इसका पदेन अध्यक्ष होता था प्रधानमंत्री, यानी कि एक्स ऑफिशियो चेयरमैन, जो भी पद पर होगा। पहले अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू, अंतिम अध्यक्ष होंगे मोदी जी, क्योंकि ये अब समाप्त करके नीति आयोग बना दिया गया है। पहले उपाध्यक्ष इसके गुलजारी लाल नंदा थे, अंतिम उपाध्यक्ष मोंटेक सिंह अहलूवालिया कई बार एग्जाम में आ चुके हैं उपाध्यक्ष। ठीक है भाई, आगे बात करें तो अब जो है योजना आयोग को समाप्त करके इसके स्थान पर मोदी जी ने नीति आयोग की स्थापना की है। नीति आयोग का पूरा नाम नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया होता है। इसे हिंदी में राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान कहते हैं। इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई। योजना आयोग के स्थान पर यह दिल्ली में है। यह एक सलाह देने वाली संस्था है और योजना बनाती है सरकार के लिए, और ये नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल है। संविधान में इसका कहीं जिक्र नहीं है, तो ये भी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल है। योजना आयोग भी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल था। सरकार के थिंक टैंक के रूप में काम करता है। सरकार के लिए योजना बना के देना इसका काम है। लेकिन अब अंतर क्या है? इसमें राज्यों की भी भागीदारी है और ये लंबी योजना बनाता है। 5 साल की योजनाएं बननी बंद हो गई हैं। नीति आयोग में कौन कौन होते हैं? एक पदेन अध्यक्ष होता है, जो वर्तमान में मोदी जी हैं जब से बने हैं। पहले उपाध्यक्ष थे अरविंद पनगड़िया, वर्तमान उपाध्यक्ष सुमन बेरी। पहले सीईओ थे सिंधु श्री कुल्लर, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी। वर्तमान सीईओ हैं बीवीआर सुब्रमण्यम। राज्यों के मुख्यमंत्री और यूनियन टेरिटरी के प्रशासक जो हैं वो भी नीति आयोग के सदस्य होते हैं। ये एक बड़ा बदलाव है। ठीक है भाई। फिर एक संगठन और है एनडीसी, जिसे नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, राष्ट्रीय विकास परिषद कहा जाता है। योजना आयोग या नीति आयोग द्वारा बनाई गई योजनाओं की समीक्षा करना और उन्हें पास करना, अनुमोदन करना कि भैया ये योजना ठीक बनी है, इसमें कोई कमी तो नहीं है, सारी चीजें देखता है एनडीसी। बच्चों, एनडीसी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की स्थापना हुई थी 6 अगस्त 1952 में। इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री जी। नीति आयोग के सदस्य
राज्यों के मुख्यमंत्री, प्रशासक, कैबिनेट मंत्री भी इसके मेंबर होते हैं। तो ये भी इसके मेंबर प्यारे बच्चों होते हैं, जो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब बात करते हैं पंचवर्षीय योजनाओं की। तो हमारे देश के इतिहास में पहली पंचवर्षीय योजना 1951 में बनाई गई, जो कि 56 तक चली, और लास्ट 5 ईयर प्लान जो था वो आपका 2012 में शुरू हुआ और 17 तक चला। तो हमारे इतिहास में पहले से लेकर 1951 से 56 से लेकर और अब तक 12 5 ईयर प्लान बनाए गए हैं। लेकिन 2017 के बाद में 15 साल की सरकार लॉन्ग टर्म प्लान बना रही है, लंबी अवधि के प्लान, 5 साल की योजनाओं को बंद कर दिया है। ठीक है जी। पहली पंचवर्षीय योजना की बात करते हैं। कोई भी योजना 1 अप्रैल को स्टार्ट होती है और 31 मार्च को खत्म। पहली पंचवर्षीय योजना भारत आजादी के बाद प्यारे बच्चों पहली योजना लाई गई। भारत में भुखमरी जैसी स्थिति थी, अनाज नहीं था, कृषि की उत्पादकता बहुत कम थी, अंग्रेजों ने हमें लंबे समय तक लूटा था। पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 तक चली। इसका मॉडल तैयार किया था हेरोल्ड डॉमर ने। इसका ड्राफ्ट तैयार किया था, मसौदा, भारत के अर्थशास्त्री के.एन. राज ने। तो हेरोल्ड डॉमर के मॉडल पर आधारित और मसौदा तैयार करने वाले के.एन. राज। इसका उद्देश्य था कृषि और सिंचाई क्षेत्र का विकास करना। इसमें लक्ष्य रखा गया कि कृषि और सिंचाई क्षेत्र का 2.4% का विकास करेंगे, लेकिन जो हम अचीव कर पाए वो 3.6। मान लो आप पेपर में सोचो कि हमें 60 नंबर लाने हैं और 70 आ जाएं, मतलब जितना सोचा उससे ज्यादा, टारगेट से ज्यादा अचीव किया, सक्सेसफुल प्लान था। इसमें कई सारी सिंचाई परियोजनाओं का विकास किया गया, मतलब बांध बनाए गए, भाखड़ा नंगल, और भी कई सारी परियोजना, दामोदर घाटी परियोजना, हीराकुंड परियोजना, कई सारे बांध, जिससे कि नहरें निकालकर सिंचाई हो सके, देश की कृषि की उत्पादकता बढ़ सके। पंडित नेहरू ने इन बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर कहा। 1952 में पहली पंचवर्षीय योजना में कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, सामुदायिक विकास कार्यक्रम अमेरिका के सहयोग से शुरू किया गया। इसी पंचवर्षीय योजना में हमने परिवार नियोजन कार्यक्रम, परिवार, जनसंख्या बहुत बढ़ रही थी ना, तो परिवार नियोजन फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम भी शुरू किया था। तो परिवार नियोजन कार्यक्रम भी इसी पंचवर्षीय योजना के दौरान स्टार्ट हुआ। 5 IIT स्थापित किए गए। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पहला IIT था, IIT खड़गपुर। ये सारे काम हुए पहली पंचवर्षीय योजना में और ये एक सक्सेसफुल प्लान रहा। फिर आती है दूसरी पंचवर्षीय योजना। पहली जाएगी तभी दूसरी आएगी। 1956 में दूसरी पंचवर्षीय योजना आई, जो कि 61 तक चली। जब प्यारे बच्चों पहली पंचवर्षीय योजना का मॉडल हेरोल्ड डॉमर का था और दूसरी का PC महालनोबिस, प्रशांत चंद्र महालनोबिस। पहली में भोजन के लिए कृषि का विकास किया गया और दूसरी में उद्योगों का विकास किया गया। तो भैया इसका उद्देश्य था तीव्र औद्योगिकरण, मतलब औद्योगिक क्षेत्र का तेजी से विकास करना। इसमें लक्ष्य रखा गया 4.3% का, प्राप्त हुआ 4.2, तो लगभग सफल रही। इसमें खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग की स्थापना की गई 1956 में। ठीक है जी। साथ के साथ इसके अंदर देखो स्टील प्लांट लगाए गए। स्टील जो होती है दूसरे उद्योगों के लिए एक कोर इंडस्ट्री होती है, मतलब स्टील से ही मशीनें बनती हैं, बाकी चीजें होती हैं, तो बड़ी महत्वपूर्ण था, स्टील प्लांट लगाना बहुत जरूरी था। तो प्यारे बच्चों 3 स्टील प्लांट लगे, भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला। भिलाई की स्थापना छत्तीसगढ़ में होती है रूस के सहयोग से। प्यारे बच्चों दुर्गापुर की स्थापना वेस्ट बंगाल में होती है ब्रिटेन के सहयोग से। और राउरकेला बना बेटा आपका उड़ीसा के अंदर, और ये बना था जर्मनी के सहयोग से। नेहरू जी 1956 में दूसरी औद्योगिक नीति भी लेकर आए और 1956 में दूसरी पंचवर्षीय योजना में हमने मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया था। मिश्रित अर्थव्यवस्था की नींव पहली औद्योगिक नीति में 1948 में रखी गई, लेकिन किस पंचवर्षीय योजना में मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाई गई, तो वो आपका जवाब होगा दूसरी। प्यारे बच्चों 2 अक्टूबर 1958 में नाफेड की स्थापना हुई। नाफेड का पूरा नाम नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड है, राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन परिसंघ। ये नाफेड भारत सरकार के कृषि मंत्रालय के तहत काम करने वाला संगठन है, जो कृषि के उत्पादों की मार्केटिंग के लिए जाना जाता है। ठीक है भाई। इसका मुख्यालय कहां है? दिल्ली के अंदर। यह है दूसरी जाएगी तो तीसरी आएगी। तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 में शुरू हुई और 66 तक 5 साल चली। इसका मॉडल सुखमय चक्रवर्ती और जॉन सैंडी द्वारा दिया गया। इसका उद्देश्य बहुत महत्वपूर्ण है, मतलब इंडिपेंडेंट इकोनॉमी बनाना और गेहूं के प्रोडक्शन को बढ़ाना। तो तीसरी पंचवर्षीय योजना में गेहूं का उत्पादन बढ़ाना, पहली में कृषि और सिंचाई, दूसरी में उद्योग, तीसरी में स्वतंत्र अर्थव्यवस्था और गेहूं के प्रोडक्शन को इंक्रीज करना था।
प्यारे बच्चों, इसका लक्ष्य रखा गया 5.6 का, लेकिन अचीव कर पाए 2.8। ये सबसे असफल योजना हमारे इतिहास की मानी जाती है। असफलता के कारण भी थे, वो डिस्कस करेंगे। इसी पंचवर्षीय योजना में बोकारो झारखंड के अंदर स्टील प्लांट बनाया गया, जिसमें रूस ने हमारी सहयोग किया। 1 जुलाई 1964 में आईडीबीआई, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना हुई। 14 जनवरी 1965 में भारतीय खाद्य निगम एफसीआई, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना की गई, जो किसानों से एमएसपी पर अनाज खरीद के स्टोर करता है, और जो ये अनाज स्टोर करता है उसे बफर स्टॉक कहते हैं। तो बफर स्टॉक का काम कौन करता है? एफसीआई। साथ के साथ 1 जनवरी 1965 में एपीसी यानी कि एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन, कृषि कीमत आयोग की स्थापना की गई। बाद में इस एपीसी का नाम चेंज करके 1985 में सीएसीपी कर दिया। प्यारे बच्चों, इस सीएसीपी का काम होता है एमएसपी की सिफारिश करना। अब ये एमएसपी क्या है? एमएसपी है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य। तो किसान जब अपनी फसल बोता है तो सरकार 22 फसलों के लिए एक एमएसपी जारी करती है कि हम तुम्हारा इतने पैसे में अनाज खरीद लेंगे या फसल को खरीद लेंगे। ये एक मिनिमम रेट होता है। तो एमएसपी कितना होना चाहिए, इसकी सिफारिश सीएसीपी, कृषि लागत और मूल्य आयोग, द कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस द्वारा की जाती है। एमएसपी घोषित करने का काम सीसीईए का होता है। प्यारे बच्चों, इसे कहा जाता है कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स। तो एमएसपी की सिफारिश सीएसीपी करता है, एमएसपी डिक्लेयर सीसीईए करता है। ठीक है भाई। और इस सीसीईए कैबिनेट कमेटी का जो इकोनॉमिक अफेयर्स, आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति, इसका अध्यक्ष पीएम होता है। एमएसपी 22 फसलों के लिए जारी होता है। और गन्ने की फसल के लिए एफआरपी। प्यारे बच्चों, गन्ने की कितना रेट रहेगा, इसकी सिफारिश सीएसीपी करता है। घोषित इसको भी सीसीईए करता है, लेकिन इसको एमएसपी जारी नहीं करते। गन्ने के लिए उचित एवं परिश्रमिक या उचित एवं लाभकारी मूल्य, जिसे फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस कहा जाता है, ये जारी किया जाता है। आगे बात करेंगे। फिर ये तीसरी पंचवर्षीय योजना एक फेल योजना मानी जाती है हमारे इतिहास की। कारण है 1962 में चाइना के साथ भारत का युद्ध हुआ, इंडिया पाकिस्तान युद्ध 1965 वाला, और अकाल पड़ गया हमारे देश में 1965-66 में। देश में भुखमरी की कंडीशन बन गई फिर से। तो ये योजना तीसरी सबसे फेल योजना है। नेक्स्ट बात करते हैं, हरित क्रांति स्टार्ट हुई। जब तीसरी योजना फेल हो गई तो सरकार का उद्देश्य ये रहा कि अब योजना अवकाश लाएंगे, 3 साल तक एक साल की योजना बनाएंगे, 5 साल की योजना नहीं बनाएंगे। तो तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान ही वैसे तो एक प्रोग्राम शुरू किया गया था, वैसे एज ए मतलब चेक करने के तौर पे, जैसे आईएडीपी बोलते हैं, द इंटेंसिव एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, यानी कि गहन कृषि जिला कार्यक्रम 1960 में। ये प्रोग्राम 7 जिलों को चुना गया, और 7 जिलों में जो नए बीज थे, जो नॉर्मन बोरलॉग ने डेवलप किए थे, HYV सीड्स, उनको उपयोग के तौर पे, कहते हैं ना कि पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें कि ये बीज अच्छा काम करते हैं नहीं करते हैं। तो आईएडीबी प्रोग्राम, हरित क्रांति जो स्टार्ट हुई बाद में, जब इन 7 जिलों में अच्छा उत्पादन हुआ तो हमने 1966-67 में पूरे देश में ऑफिशियली हरित क्रांति को शुरू किया। हरित क्रांति से चावल और गेहूं के उत्पादन में वृद्धि हुई, और HYV सीड्स का इस्तेमाल किया गया, जिन्हें हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स कहा जाता है। नॉर्मन बोरलॉग को 1970 में शांति का नोबेल पुरस्कार मिला इन बीजों के विकास के लिए, और इन्हें विश्व में हरित क्रांति के जनक कहते हैं। MS स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है, और इन्हें 2024 का भारत रत्न अवार्ड भी दिया गया है। 1966 से 69 तक, 1969 तक भारत सरकार ने कोई भी योजना नहीं बनाई तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद, क्योंकि सरकार की स्थिति खराब थी। तो भैया इस समय क्या हुआ, योजना अवकाश। तो योजना अवकाश पहला वाला कब आया था? ये फर्स्ट प्लान हॉलीडे था, ये 3rd 5 ईयर प्लान के बाद आया था। ठीक है जी। तो ये 3 साल कट गए, तो फिर सरकार ने 1969 में प्यारे बच्चों चौथी पंचवर्षीय योजना लॉन्च की, और 1969 से लेकर 74 तक चली। इसका मॉडल तैयार किया था अशोक रुद्र मेनन मॉडल पर आधारित थी। इसका उद्देश्य था स्थिर होकर विकास करना और आत्मनिर्भर बनना। तो बच्चों
डेवलपमेंट विद स्टेबिलिटी एंड सेल्फ रिलायंस, मतलब आराम आराम से, क्योंकि हम फेल हो चुके हैं एक योजना में। इसमें गॉडगिल फॉर्मूले का इस्तेमाल हुआ था। तो किस पंचवर्षीय योजना में गॉडगिल फॉर्मूला यूज हुआ? तो याद रखिएगा, 4th 5 ईयर प्लान में। गॉडगिल फॉर्मूला एक ऐसा फॉर्मूला था जो भारत में राज्यों को सेंटर गवर्नमेंट से सहायता देने के लिए बनाया गया था। तो किस आधार पर राज्यों को केंद्र सरकार मदद करेगी, ठीक है जी। साथ के साथ इसमें इसरो की स्थापना हुई 1969 में। 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया इंदिरा गांधी ने, और 1971 में फिर दोबारा से भारत पाकिस्तान युद्ध हो जाता है, ठीक है भाई। तो ये वाले काम हुए इसमें। फिर आई 5वीं पंचवर्षीय योजना, ये सबसे इंपॉर्टेंट मानी जाती है। 5th 5 ईयर प्लान के समय इंदिरा गांधी थी 1974 से 78 तक। ये केवल 4 साल चल पाई। क्यों? क्योंकि 1977 में इलेक्शन हुए, 1975 में इंदिरा गांधी इसी में आपातकाल लगा देती हैं। इसका मॉडल तैयार किया था डीपी धर ने। इसमें लक्ष्य रखा गया 4.4 का, प्राप्त किया 4.1, तो सक्सेसफुल प्लान था। इसका उद्देश्य बहुत महत्वपूर्ण है, गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता। 1974 में प्यारे बच्चों इसी योजना के समय मिनिमम नीड प्रोग्राम शुरू किया, न्यूनतम आवश्यकता, गरीबी को हटाने का नारा भी इसी में दिया गया था। 1975 में इंदिरा गांधी ने 20 सूत्री कार्यक्रम 20 पॉइंट प्रोग्राम लॉन्च किया, जिसका उद्देश्य गरीबी उन्मूलन था। 1975 में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, रीजनल रूरल बैंक स्थापित किए गए, और इसी योजना के दौरान गरीबी हटाओ का नारा भी दिया गया। 25 जून 1975 से लेकर 21 मार्च 1977 तक राष्ट्रीय आपातकाल इंदिरा गांधी ने आंतरिक गड़बड़ी के आधार पर लगा दिया। इस समय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी और राष्ट्रपति थे फखरुद्दीन अली अहमद, यानी कि दुनिया भर के नेताओं को जेल में डाला गया। इस समय क्या हुआ? 1977 में जब आपातकाल खत्म हुआ तो प्यारे बच्चों चुनाव हुए, और पहली बार गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने मोरारजी देसाई, और इन्होंने ये योजना 1 साल पहले ही समाप्त कर दी थी, ठीक है भाई। तो इसीलिए केवल 4 वर्ष तक चलने वाली योजना 5वीं है। फिर 1978 में ये अनवरत योजना लेकर आए, रोलिंग प्लान। कौन? मोरारजी देसाई की पार्टी। तो आफ्टर 5th 5 ईयर प्लान 1978 से लेकर 80 के बीच 2 साल तक ही योजना चल पाई, क्योंकि मोरारजी देसाई के बाद फिर चौधरी चरण सिंह प्रधानमंत्री बनते हैं कुछ समय के लिए। फिर 1980 में फिर इलेक्शन होते हैं और इंदिरा गांधी फिर से चुनकर आती हैं। तो 1980 में जब इंदिरा गांधी फिर से आई तो उन्होंने इस रोलिंग प्लान को खत्म कर दिया। रोलिंग प्लान का जो मॉडल है वो गुन्नार मेडल ने दिया था। इनकी एक किताब थी गुन्नार मेडल की, द एशियन ड्रामा, इसके अंदर इन्होंने इसे पब्लिश किया। भारत में इस योजना को लागू करने का श्रेय योजना आयोग के उस समय के उपाध्यक्ष डीटी लकड़ावाला को जाता है। उनका विचार था इसे लागू करना। 1980 में फिर से इलेक्शन हुए, पीएम बनी इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी ने, क्योंकि तुमने हमारी खत्म करी, हम तुम्हारी। रोलिंग प्लान 2 साल ही चल पाया, 1978 से 80। 6th 5 ईयर प्लान इंदिरा गांधी फिर से लॉन्च कर देती है। ये 1980 से 85 तक चला। इसका उद्देश्य तीव्र औद्योगिकरण, तेजी से उद्योगों को बढ़ाना, गरीबी उन्मूलन, तकनीकी आत्मनिर्भर, टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भर बने हम। प्यारे बच्चों, यहां 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया गया। आप जानते हैं पंजाब में दंगे हुए और इंदिरा गांधी के 2 अंगरक्षकों द्वारा इंदिरा गांधी की 1984 में हत्या कर दी जाती है। यहीं पर इसी पंचवर्षीय योजना में 1980 में इंदिरा गांधी ने 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया दोबारा से। 1982 में नाबार्ड की स्थापना हुई, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। 1982 में इंपोर्ट एक्सपोर्ट बैंक यानी कि एग्जिम बैंक बनाया गया। यहां 1979 में ट्राइसेम योजना आई थी। प्यारे बच्चों, कौन सी योजना आई थी? ट्राइसेम स्कीम आई थी। तो प्यारे बच्चों, ट्राइसेम योजना 1979 में आई, लेकिन ये लागू बाद में हुई थी, ठीक है। तो यहां पर लिख लेना, हालांकि ये आपकी पिछली पंचवर्षीय योजना की हो जाएगी, लेकिन एग्जाम में पूछता है तो ये ध्यान रखिएगा। इसका पूरा नाम था ट्राइसेम का, ट्रेनिंग रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, स्वरोजगार के लिए ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षण देना। जो लोग बीपीएल में आते हैं, बिलो द पॉवर्टी लाइन, जिनकी एज 18 से 35 के बीच है, उन्हें ट्रेनिंग देना था कि वो अपना सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर पाएं। ये योजना प्यारे बच्चों केंद्र प्रायोजित थी। इसे 15 अगस्त 1979 को शुरू किया गया था। प्यारे बच्चों, आईआरडीपी को बोलते हैं इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम स्टार्ट किया गया, जिसका उद्देश्य गरीबी और बेरोजगारी को कम करना था। यह 1978 में शुरू हुआ, लेकिन लागू ये हुआ 1980 में। तो प्यारे बच्चों, साथ के साथ RLEGP प्रोग्राम, यानी कि प्यारे बच्चों रूरल लैंडलेस
एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम शुरू किया गया। ये 15 अगस्त 1983 को भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू किया था, ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम। वो महात्मा गांधी वाला अलग है, आगे बात करेंगे। फिर 7वीं पंचवर्षीय योजना आई 1985 से 90 के बीच। इसका उद्देश्य आर्थिक विकास, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, खाद्यान्न उत्पादन तथा रोजगार में वृद्धि था। मतलब इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना, फूड की प्रोडक्टिविटी बढ़ाना। इसी योजना के समय राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे और उन्होंने नारा दिया था रोजी रोटी और उत्पादकता। ठीक है भाई, रोजी रोटी पे ध्यान देना, उत्पादकता। 1987 में इस पंचवर्षीय योजना में ट्राइफेड की स्थापना हुई, ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया। ये जनजाति लोग जो उत्पाद बनाती हैं उनका मार्केटिंग करने के लिए ट्राइफेड 1987 में बना। नाफेड 1958 में बना था, याद है आपको। इंदिरा आवास योजना शुरू हुई 1985 में, बाद में इसे प्रधानमंत्री आवास योजना में मिला दिया गया। ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों के लिए घर बनवाने के लिए जवाहर रोजगार योजना 1989 में आई। इस योजना में इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर पैदा करना। नेहरू रोजगार योजना 1989, इसका उद्देश्य गरीबों को स्वरोजगार और मजदूरी मतलब प्रदान करना। सेबी की स्थापना सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया 1988 में हुई, बाद में इसे 1992 में सेबी एक्ट के माध्यम से प्यारे बच्चों पावर्स दी गई। प्यारे बच्चे फिर क्या हुआ, 1990 से 92 के बीच में दूसरा योजना अवकाश लाया गया। क्यों? क्योंकि इस देश में हमारा देश बीओपी बैलेंस ऑफ पेमेंट की वजह से बहुत सारी दिक्कतों से जूझ रहा था। आर्थिक समस्या पैदा हो गई, हम केवल 15 दिन तक ट्रेड कर पाए, इतना हमारे पास डॉलर बचा था। हम नीति मतलब उसके आईएमएफ के पास गए, आईएमएफ से हमने प्यारे बच्चों $2.2 बिलियन लोन लिया, 47 टन सोना हमें गिरवी रखना पड़ा था, तब लोन मिला हमें, और हमें अपने देश में आर्थिक सुधार करने पड़े। तो फिर प्लान हॉलीडे जो दूसरा आया इसी समय, या फिर 8वीं पंचवर्षीय योजना भी दे देता है कई बार, 8th 5 ईयर प्लान में हमने नई आर्थिक नीति अपनाई। 1991 में पीएम थे नरसिम्हा राव, फाइनेंस मिनिस्टर थे मनमोहन सिंह, और हमारे देश में चल रहे इकोनॉमिक क्राइसिस को देखते हुए आईएमएफ की सलाह से हमने नई आर्थिक नीति, जिन्हें हम एलपीजी रिफॉर्म्स कहते हैं, इन्हें अपनाया गया। प्यारे बच्चों, एल का मतलब होता है लिबरलाइजेशन, मतलब उदारीकरण। जो पहले उद्योग खोलने के लिए लाइसेंस लेना पड़ता था, उस लाइसेंस को समाप्त किया गया, लाइसेंसिंग सिस्टम समाप्त किया गया। पी का मतलब है प्राइवेटाइजेशन, मतलब निजीकरण, यानी कि जो सरकारी अपनी अंडर, सरकार चाहती थी सारे उद्योग हमारे अंडर रहें, लेकिन सरकार ने अपने उद्योगों में भी निजी लोगों को हिस्सा देना शुरू किया, जिसे हम प्राइवेटाइजेशन या डिसइन्वेस्टमेंट भी कई बार बोल देते हैं। और जी का मतलब है ग्लोबलाइजेशन, मतलब वैश्वीकरण। हमने अपनी अर्थव्यवस्था के दरवाजे खोले कि दूसरे देश की मल्टीनेशनल कंपनी भारत में आए, उद्योग लगाएं, दूसरे देश की कंपनी भारत में निवेश करें। तो अर्थव्यवस्थाओं को एक करना, एकीकरण, दरवाजे ओपन करना। यहीं पर 1991 में हमारी मुद्रा का अवमूल्यन भी किया गया और 1991 में नई औद्योगिक नीति भी लाई गई, यानी कि उद्योगों के लिए क्या नियम होंगे, इस पर आधारित थी औद्योगिक नीति। प्यारे बच्चों, 8th 5 ईयर प्लान 1992 से 97 के बीच चला। इसका उद्देश्य मानव संसाधन का विकास और औद्योगिक क्षेत्र का आधुनिकीकरण और तकनीकी विकास था। तो ह्यूमन रिसोर्सेज को डेवलप करना, इंडस्ट्रियल एरिया का मॉडर्नाइजेशन करना, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट करना, तकनीक बेहतर करना। इसका मॉडल इंपोर्टेंट है, पूछता है एग्जाम में। जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल पर आधारित थी 8th 5 ईयर प्लान। इसमें एमडीएम मध्याह्न भोजन कार्यक्रम योजना शुरू हुई 15 अगस्त 1995 को, जो दोपहर में खाना मिलता है स्कूलों में। इसी समय पीएम रोजगार योजना स्टार्ट की गई 1993 में, और डब्ल्यूटीओ की स्थापना, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की, 1995 में। भारत इसका सह संस्थापक सदस्य बना। साथ के साथ महिलाओं को सशक्त करने के लिए प्यारे बच्चों नेशनल वुमेन्स फंड भी बनाया गया 1993 में, राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना। नेक्स्ट बात करें 9th 5 ईयर प्लान 1997 से 2002 के बीच में। इसका उद्देश्य था सामाजिक न्याय एवं समानता के साथ विकास, डेवलपमेंट विद सोशल जस्टिस एंड इक्वेलिटी। इसके अंदर क्या क्या हुआ, 1999 में हमने कारगिल युद्ध लड़ा, जिसमें ऑपरेशन विजय चला। केसीसी स्कीम नाबार्ड द्वारा चलाई गई, किसान क्रेडिट कार्ड योजना 1998 में, जिससे किसान अपनी खेती के विकास के लिए सस्ते ब्याज दर पर लोन ले सके। वर्ष 2000 में सर्व शिक्षा अभियान चला। 1999 में स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना आई। 1999 में जवाहर ग्राम समृद्धि योजना आई। वर्ष 2000 में अन्नपूर्णा योजना आई। और
2000 में ही पीएम ग्रामोदय योजना। तो ये स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना 10वीं बार पूछी गई है एग्जाम में, इंपोर्टेंट है। आगे बात करें 10वीं पंचवर्षीय योजना जो कि 2002 से लेकर 2007 तक चली। इसका उद्देश्य स्वरोजगार और संसाधनों का विकास, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज था। प्यारे बच्चों, इसमें कुछ लक्ष्य रखे गए, हालांकि ये पेपर में नहीं आते। 8% जीडीपी वृद्धि, 10% मतलब 10 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय दोगुनी करना, 2012 तक गरीबी को 15%, जेंडर इक्वलिटी को कम करना, मतलब जेंडर गैप को कम करना। इसी के दौरान ये इंपॉर्टेंट है, नरेगा स्कीम लॉन्च की गई थी। नरेगा एक्ट 2005, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम पास हुआ। गांव में 100 दिन काम देने के लिए रोजगार, ये लागू हुआ था 2 फरवरी 2006 में। आंध्र प्रदेश के अनंतपुर से मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे। इसका उद्देश्य गांव के लोगों को 100 दिन रोजगार साल में देना था। इसका नाम 2 अक्टूबर 2009 में बदलकर MG नरेगा, जो मनरेगा बोलते हो आप, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट कर दिया गया। 11वीं पंचवर्षीय योजना, इसका उद्देश्य इंपोर्टेंट है 11वीं और 12वीं के। तो इसका उद्देश्य था तीव्र एवं अधिक समावेशी विकास। तो भैया मोर इंक्लूसिव ग्रोथ करना। प्यारे बच्चों, हायर एजुकेशन में नामांकन बढ़ाना, लैंगिक असमानता को कम करना, स्वच्छ पानी उपलब्ध कराना, शिक्षित बेरोजगारी को 5% कम करना, ये उद्देश्य रहे। 12वीं पंचवर्षीय योजना, अंतिम पंचवर्षीय योजना 2012 से 17 के बीच चली। इसका उद्देश्य भी पेपर में बहुत पूछा जाता है, तीव्र, अधिक समावेशी एवं धारणीय विकास। तो फास्टर, मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल ग्रोथ, मतलब सस्टेनेबल का मतलब हम अपनी आने वाली पीढ़ियों के हितों को ध्यान में रखकर जो डेवलपमेंट करेंगे वो वाला। विकास की दर रही इसमें 8 से 9% के बीच में। पहले 9% रखी गई थी, फिर बाद में घटाकर 8% की गई। इसमें कृषि क्षेत्र का विकास 4%, ये इंपोर्टेंट है, एग्जाम में पूछे गए हैं कि 12वीं पंचवर्षीय योजना में विकास की दर क्या थी, पहले 9% घटाकर फिर 8% की गई। मैन्युफैक्चरिंग की, विनिर्माण की 10% रखी गई और सर्विस सेक्टर की ग्रोथ 9%। योजना के अंत तक 10% गरीबी को कम करना, गांव को सड़कों और बिजली से जोड़ना। डीबीटी, ये इंपोर्टेंट है, डीबीटी मतलब डायरेक्ट खाते में पैसे पहुंचेंगे आपके। तो बच्चों डीबीटी स्कीम लॉन्च हुई, इसमें डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, मतलब आपके खाते तक जनधन योजना चली ना, वो इसी पर आधारित थी। और प्रत्यक्ष लाभ अंतरण कहा जाता है इसे, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर को। ये कब से शुरू हुई? 1 जनवरी 2013 से। ठीक है, कि जो भी सरकारी योजना है उनमें बिचौलियों को हटाया जाएगा और योजना का लाभ आपके पास तक डायरेक्ट आपके खाते तक पहुंचाया जाएगा। देखो बड़ा टॉपिक है, मैंने कोशिश की है कि स्पीड में एक बार पूरी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपकी नज़रों के सामने से निकाली जाएं, और वो मैं कर भी पाया हूं, लेकिन वीडियो थोड़ा बड़ा गया है। बड़ा टॉपिक होगा तो बड़ा जाएगा, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, मैंने पूरी स्पीड दिखाई है। तो उम्मीद है चीज़ें समझ में आई होंगी और एक अच्छा रिवीजन आप सभी को मिला होगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें, ऐसा कंटेंट आपको फ्री में यूट्यूब में शायद ना देखने को मिले। बहुत सारा प्यार, लव यू, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत साथियों।